होते हैं उनमें 2 बार निषेचन होता है। तो आज हम वही जानेंगे कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पुष्प होते हैं पौधे का जननांग होता है। पुष्प क्या होते हैं? पौधे के जनन अंग होते हैं। तो जो जनन अंग होता है तो उस जनन अंग में पौधे के 4 भाग होते हैं। पुष्प के आपको 4 भाग मिलेंगे, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल और दल पुंज। और इसमें जो ये होते हैं सहायक अंग, इन्हें माना जाता है सहायक अंग। और जो इसके जो मुख्य पार्ट होते हैं, जो पुष्प का मुख्य पार्ट होता है वो 2 होते हैं, जायांग और पुमंग। जायांग वाला भाग होता है मादा वाला भाग और पुमंग होता है नर वाला भाग। तो जो ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं तो ये होते हैं सहायक अंग और ये होते हैं मुख्य अंग। इंपॉर्टेंट होते हैं ये। इंपॉर्टेंट ये होते हैं और ये जो होते हैं ये सहायक अंग होते हैं। तो जो होता है उसमें परागकण, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि इसमें परागकण का विकसित होना। तो परागकण जो विकसित होता है, अगर जो हम मान लें कि कोई पुष्प है, बच्चे साथ में नोट भी करते रहे, अगर जो ये कोई पुष्प है तो यहां पर ये होता है पुष्प आसन, यानी इसको क्या कहते हैं? पुष्पासन। क्योंकि जहां पर जो ये पुष्प लगा होता है ना तो पुष्प के बैठने का आसन, तो ये होता है पुष्पासन। और जो ये होता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, और जो ये इसका कार्य होता है यह हमेशा हरा होता है। और जो ये पार्ट होता है बाह्य दल पुंज, तो यह पुष्प की रक्षा करता है, पुष्प को सेफ्टी प्रदान करता है। लेकिन अगर जो दल पुंज है, ये दल पुंज, ये दल पुंज है, तो ये दल पुंज है, इसके ये आपको कलरफुल मिलेगा, लाल मिलेगा, सफेद मिलेगा, नीला मिलेगा। क्योंकि जो अलग अलग पुष्प होते हैं तो उनकी पंखुड़ियां अलग अलग होती है। कमल का अगर जो देखें तो उसमें गुलाबी होता है, रोज का देखें गुलाब का तो उसमें लाल होता है। तो ये अलग अलग होते हैं। लेकिन ये क्यों होते हैं? क्योंकि जो कीट होते हैं उन्हें परागण के लिए अपनी तरफ आकर्षित करना। हम क्यों पुष्प को अपने तोड़ते हैं? क्योंकि हमें पुष्प अच्छा लगता है, पुष्प की कलर अच्छा लगता है, तो हम उसी लिए उसको तोड़ते हैं ना। और जो हमें अच्छा लगता है, हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम बाह्य दल को ही देखते हैं। हरा वाला पार्ट तो हम बाद में, वो तो होता ही है। लेकिन जो हमें पुष्प की कलर यानी आकर्षित हमें कौन करता है? अट्रैक्ट ये करता है, हमें अट्रैक्ट अपनी तरफ ये कर लेता है, जिसके कारण हम पुष्प की तरफ जाते हैं। और उसी तरह जो कीट होते हैं तो वो कीट भी इसी की वजह से उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसमें ये हो गया दलपुंज और बाह्य दलपुंज। लेकिन अगर जो इसमें यहां पर ये अगर जो पुष्प द्विलिंगी है, द्विलिंगी यानी उभयलिंगी, तो इसमें दोनों होंगे। ये वाला भाग होता है यहां से इतना तक मादा वाला पार्ट, यानी इसे हम क्या कहेंगे? जायांग। और लेकिन अगर जो इसमें दोनों द्विलिंगी है तो यहां से आपको इस तरह मिलेगा, जैसे गुड़हल का फूल, गुड़हल के पुष्प में क्या होता है? यहां पर कुछ इस तरह से लगे होते हैं उसके चारों तरफ, तो ये होता है पुमंग। तो इसी में एक तरह से रस्प होता है।
जो कीट होते हैं, मधुमक्खियां होती हैं, उन्हें अपने चूसती हैं और उसी की से अपना छत्ता बनाती हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो पुमंग है, पुमंग में होता है परागकण, इसमें होता है परागकण, और जब यही परागकण यहां तक आता है तब ये हो जाता है परागण। लेकिन अगर जो ये द्विलिंगी पुष्प है, अगर जो उसी का परागकण उसी के स्त्री केसर पर आ गया, अभी स्त्री केसर होता है जायांग का, जायांग को अभी मैंने बताया था मादा वाला पार्ट। तो ये जो जायांग होता है, जायांग के आपको 3 पार्ट मिलेंगे। ये पूरा होता है जायांग यानी स्त्री केसर वाला पार्ट। तो यहां पर इसके आपको 3 मिलेंगे। ये होता है वर्तिकाग्र, और ये होता है वर्तिका। लेकिन जो ये फूला वाला भाग होता है इसे हम कहते हैं अंडाशय। ओवरी। तो इसी अंडाशय के अंदर अभी मैंने बताया जो पुमंग वाला पार्ट है, पुमंग के एक छोटी सी इकाई को, एक छोटे से कण को, अगर जो हम मान ली इस पूरे पार्ट में, इस पूरे पुष्प के पुमंग वाले भाग में असंख्य में है, हजारों की संख्या में अगर जो है परागकण, पोलन ग्रेन, जिन्हें हम कहते हैं पोलन ग्रेन, तो ये यहां पर असंख्य है। तो इसकी एक मात्रा को, सिर्फ एक को, हर एक चीज अगर जो देखे तो वह एक छोटे छोटे पार्ट से बनी होती है, उसकी एक छोटी इकाई होती है। तो जो पुमंग की छोटी इकाई होती है उसे कहते हैं परागकण। और जो परागकण होता है, इसके अगर जो हम सिंपल में देखें एक परागकण को, तो ये 3 भागों में होता है। ये होता है तंतु, और ये होता है कनेक्टर, फिलामेंट, ठीक। तो और ये होता है परागकोश पूरा, और इसके अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं। तो इसके 3 पार्ट हो गए। अब मान लो यहां से ये वर्तिकाग्र है, तो ये पूरा पुष्प का है। जिन बच्चों को समझ में ना आ रहा हो कमेंट करें, साथ में नोट भी करते रहें। ये हो गया पूरा अंडाशय। अब अंडाशय के अंदर एक बीजांड होगा। यह होता है बीजांड। तो अब इस बीजांड के अंदर आपको 2 तरह से सेल्स मिलेंगी, 2 तरह की कोशिका होगी। एक अंड कोशिका होती है और एक ध्रुवीय कोशिका। तो जो अंड कोशिका होती है, यहां पर अंड कोशिका, और यहां पर 2 होते हैं ध्रुवीय कोशिका, जिन्हें हम सहायक कोशिका कहते हैं। ध्रुवीय कोशिका। और अभी मैंने बताया था ना, यह होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका। अब अगर जो हम मान लें कि यह होता है एक ही पुष्प में दोनों है, जायांग और पुमंग एक ही पुष्प का है, यह पुमंग वाला पार्ट, तो इसी का ये हो गया द्विलिंगी। लेकिन अगर जो सिंगल है, जायांग ये व पुमंग, दोनों में से कोई एक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनकंप्लीट फ्लावर, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। और ये क्या है, ये पूरी तरह से कंप्लीट है। तो जब ये पूरी तरह से कंप्लीट है तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों हो सकता है, पर परागण और यह स्वपरागण। तो इसमें अगर जो
स्वपरागण होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण होगा तो उसी पुष्प के उसी परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये होता है परागण। परागण ये होता है, मान लो यहां पर ये पहुंच गया, ये किसमें से परागकण यहां तक पहुंच गया, ये हो गया परागण। परागण होने के बाद में अब यहां पर एक चिपचिपा सा पदार्थ लगा होता है, एक चिपचिपा पदार्थ लगा होता है। तो ये क्या करता है कि जो है परागकण है तो उस चिपचिपे पदार्थ को सोखने लगता है, उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, और फिर यह मोटा होने जाता है। ये मोटा होने लगता है जिसके अंतर में जो बीज का जो अंतःचोल होता है, यहां पर इसके आपको बाह्य चोल और अंतःचोल दो तरह के मिलेंगे। तो जो अंतःचोल होती है वह फूलने लगती है, और फूलते फूलते यहां से एक पराग नलिका निकलती है, तो जो इसे यहां तक लेकर आती है। और यहां से कितने आते हैं, यहां से 2 परागकण आते हैं। परागकण कितना आते हैं, 2 परागकण आते हैं। तो जो एक परागकण होता है तो वो जो परागकण है वो मिल जाएगा यहां से अंड कोशिका से। अब यहां पर क्या हुआ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी नर युग्मक और मादा युग्मक मिल गए, तो क्या बनाएंगे, जायगोट्स, युग्मनज। और युग्मनज के बाद में फिर भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियो। यहां से अगर जो ये परागकण इससे मिला तो ये बन जाएगा जाइगोट, जाइगोट। और फिर ये जाइगोट बाद में फिर एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद में फिर फल का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगर जो ये दूसरी सेल्स है, दूसरा वाला परागकण है, तो ये दूसरा परागकण आकर इससे मिलेगा ध्रुव कोशिका से। तो जो ये क्या करता है, जब ये ध्रुव कोशिका से मिलेगा तो ये भ्रूण पोष का निर्माण करता है, भ्रूण को पोषण देता है। क्योंकि क्या है कि जो पुष्प है, हम लोगों में क्या होता है कि अगर जो प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में भी तो बच्चे को कुछ चाहिए, भोजन, तो भोजन चाहिए ना। तो उसी तरह पुष्प में भी भोजन के लिए यहां पर ध्रुव कोशिका होती है, और ये ध्रुव कोशिका इससे परागकण से मिलकर यह बना लेती है भ्रूण पोष। इससे मिलेगा और यह पूरा हो जाता है भ्रूण कोष। यही जो बीजांड था वो बन जाता है पूरा का पूरा भ्रूण कोष। तो यहां पर हो गया, ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर जो पर परागण होता है, अब मान लो यहां पर कोई ये दूसरे पौधे का लगा है, कोई दूसरे पुष्प का है, ये परागकोश। अब इसका परागकण यहां तक जाता है, इसका परागकण यहां तक जाता है, तो ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। तो जब ये पर परागण होगा तो इसमें भी वही होगा। लेकिन यहां पर निषेचन कितनी बार हुआ, अभी मान लो यहां पर एक परागकण इससे मिला तो ये हो गया निषेचन। और निषेचन आपको 2 तरह से मिलेगा, फर्टिलाइजेशन। एक होगा बाह्य निषेचन और एक होगा अंतः निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन हुआ, बच्चे कमेंट करो जल्दी से, जिन बच्चों को मालूम है वो कमेंट करें। चलिए, जिन्हें नहीं मालूम है मैं बता रहा हूं, इनमें होगा अंतः निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि जो ये है ये किसके अंदर है, यह पूरा एक अंडाशय के अंदर है और अंडाशय एक बीजांड के अंदर है। अंडाशय में बीजांड है और बीजांडे में भ्रूण कोश है, तो उसके अंदर हुआ ना, तो ये हो गया अंतः निषेचन। और यहां से अगर जो दूसरा का है तो ये हो गया पर परागण। और जो पर परागण होगा तो उसमें वेरिएशन मिलेगी,
वेरिएशन मिलने की चांस होगी, लेकिन अगर जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो यहां पर उसमें नहीं मिलेगा, इसमें चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि जब पुष्प होता है तो उसी का होगा, उसी का परागकण और उसी का अंडाशय। तो जब उसी से मिल जाएगा तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब अलग अलग से हो ना, कहीं दूर से हो, उनके पास कोई और गुण हो, आपके पास कोई और गुण हो, तो जब दोनों मिल जाएंगे तो उसमें जो प्रभावी गुण होगा अपना लक्षण दिखाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर जो ये मान लीजिए यहां पर इसका ये किसी लंबे वाले पुष्प का परागकण है, तो ये यहां पर किसी बौने के प्राप्त वर्तिका पर गिरा, तो यहां पर ये अपने लक्षण दिखाया देगा। उसके जो यहां पर बनेगा बीज वाला, यहां पर बनेगा बीज या फल, तो उससे क्या होगा कि उसकी अगली संतान, अगली जनरेशन लंबी वाली होगी। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट करें। और ये हो गया पूरा दोहरा निषेचन, इसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन सिस्टम, दोहरा निषेचन तंत्र। ठीक, जिन बच्चों को समझ में ना आ रहा हो कमेंट करें। और अब बात आती है इनको कराने वाले की, कि जो ये होते हैं पॉलिनेशन कराते हैं, तो ये पॉलिन ग्रेन है, जो परागकण है, परागकण यहां पर तो जाएगा नहीं खुद से। अगर जो मान लो यहां पर कोई परागकण किसी के उसी पुष्प के उसी वर्तिकाग्र पर उसी के निकट लगा है, तो वहां से वो फट जाएगा, वहां से वो फट जाएगा, तो उसका तो परागकण यहां तक पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो ये मान लो यहां पर है, और अगर जो कोई यहां पर है एक वर्तिकाग्र या अंडाशय, तो यहां से इतने के बीच में कैसे जाएगा? इसकी दूरी मान लो है 100 मीटर, तो यहां से तो ये यहां तक फटकर जा नहीं सकता, तो इसके लिए कोई बाह्य कारक की जरूरत होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो होगा, तो इसके लिए कोई बाह्य कारक की जरूरत होती है, एक्सटर्नल फैक्टर। तो जो फैक्टर होते हैं उनमें सबसे ज्यादा किससे होती है? सबसे ज्यादा जो कीट होते हैं, और उसके बाद में प्रायः कीटों द्वारा होती है, सबसे ज्यादा कीटों द्वारा, और उसके बाद में मनुष्य के द्वारा भी होता है, जल के द्वारा, हवा के द्वारा। अगर जो हवा के द्वारा ना होता तो जो धान गेहूं होता है, धान गेहूं में भी तो होता है पोलिनेशन, तो उसमें अगर जो कोई कराएगा, अगर जो मान लो कीट के द्वारा होगा, तो कितने कीट आएंगे? उसमें तो साल भर लग जाएंगे ना, कि नहीं लग जाएंगे परागण होने में? तो कब देगा अपने फूल पौधे? तो उसलिए उसमें क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, हवा होती है, तो हवा के द्वारा अगर जो मान ले यहां पर ये सामने लगे हैं इसे पेड़, तो जो हवा होती है, हवा चली, ये इससे टकराया, इसका बीजांड, इसका जो परागकण है ये इस पर गिरा, इसका इस पर गिरा, और इसका इसे आगे एक बनता चला जाता है। तो ये हो गया परागण हवा के द्वारा। जल के द्वारा परागण अगर जो मैं बता रहा हूं, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जो कमल होता है, कमल में जल के द्वारा होता है, लेकिन मैं बता दूं उन्हें कि जो कमल है, तो कमल में जल के द्वारा नहीं होता है, उसमें बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, कीट या और कोई और किसी कारण से। तो जो जल में उनमें होता है परागण, जो जल की सतह से अंदर होते हैं। जल की एक सतह होती है, अगर मान लीजिए कोई जल की सतह है, तो उसमें पुष्प अगर जो जल के अंदर होगा, जल के अंदर, जल के बाहर नहीं, उसका जो पुष्प है तो जल के बाहर ना हो, तो उसमें होगा जल के द्वारा। और मनुष्य के द्वारा भी होता है ना। जैसे अगर जो हम मान लें मेंडल को, तो मेंडल ने तो डायरेक्ट ही कुछ परागकण लेके एक से दूसरे में करा दिया परागण, वो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अनुवांशिकी वाले चैप्टर से। ठीक, तो इतना समझ में आ गया ना? जिन बच्चों को समझ में ना आया हो वो अच्छे से वीडियो देखकर समझ लें। जय हिंद।